अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आपके। अच्छा, कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास कौन कौन से टाइम होते हैं, सेशन होते हैं इस सारी मार्केट में ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। लोगों के लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि किस वक्त पे मार्केट कौन सा काम कर रही होती है। इस एल्गोरिदम के अंदर न्यूयॉर्क टाइम सेट है। मान लो इस बात को। इंशाल्लाह वक्त के साथ आप इस चीज़ पे आपका इत्मीनान भी बन जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई भी बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम काम कर रहा है या मार्केट मेकर्स होते हैं मैनिपुलेशन के लिए, बस। इससे कोई तीसरी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मान लो, मैं बता रहा हूँ तो मान लो कि इसमें कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है। अब अच्छा, मैं टाइम को बेहतर तो यही है कि आप इसको याद कर लो ताकि आप, अच्छा, ये जो लाइंस है ना, ये जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हुई है, मार्किंग की हुई है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने याद कर लिया, तो नहीं, आपको ये ड्रॉ करने पड़ेंगे इसी तरह से। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे ट्रू डे ओपनिंग थी, यहाँ पे ट्रू डे ओपनिंग बंद हो गई, लंदन आ गया, लंदन सेशन था, ये मैंने लिखा भी हुआ लंदन सेशन, ठीक है जी। ये लंदन सेशन था हमारे पास, ठीक है। और फिर ये हमारे पास ओवरलैप का टाइम था, जो मतलब मार्क करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लिखना तो लिख लो ओवरलैप टाइम, नहीं भी लिखना तो बड़ा मसला नहीं है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में आपने 8:30 से लेके 11:30 तक मार्क कर लेना। लंच टाइम आपके पास 12 बजे से लेके 1 बजे तक रहेगा। ये देख रहे हो, 12 बजे और 1 बजे, सही है। और फिर हमारे पास पीएम सेशन आ जाता है 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। ये सारी मूवमेंट्स जो है मैंने कल बताई थी और आपने याद कर लेनी है, और इसको कम से कम 10 दिनों पे लगा लेना। यानी ये 5 मिनट का टाइम खोल लिया या 15 मिनट का खोल दिया। ये स्टॉक्स का है, अगर फॉरेक्स पे लगाना है तो फॉरेक्स का टाइम मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फॉरेक्स के लिए या किसी और मार्केट के लिए डिफरेंट होगा, नहीं। जो एक बात याद रखो, जोन सी भी डिजिटल इंटरनेशनल मार्केट एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर एल्गोरिदम भी है, और अगर उसके अंदर एल्गोरिदम है, मार्केट मेकर्स भी हैं। मार्केट मेकर्स हैं तो उनका एक टाइम है, ठीक है। हर चीज़ अपने टाइम पे काम करती है। इस बात को समझो कि मार्केट अपने वक्त पे काम करेगी। हमने सही वक्त देखना है और प्राइस को जज करना है। अगर हमने ये काम कर लिया तो दुनिया जहान का जोन सा मर्जी सेटअप लगा लो, वो इंशाल्लाह काम करेगा। तो यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब ट्रू डे ओपनिंग में हम सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन से सेशन में प्राइस क्या काम कर रही है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्राइस क्या कर रही होगी, ये देखना हमने। आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा। यहाँ देखो कि मैंने क्या किया, इसको मैं हटा के दोबारा लगाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ये मैंने हटा देता हूँ। प्राइस कुछ इस तरह से थी, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि ट्रू डे ओपनिंग, यानी जिस वक्त मार्केट एल्गोरिदम के हिसाब से ओपन हुई तो उस वक्त मार्केट कर क्या रही थी, ठीक है। उस वक्त में मार्केट की सबसे पहले मार्केट ने एक मूव दी, एक हाई बनाया और एक लो बना दिया। हाई और लो क्या होता है? हाई और लो एक रेंज का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट होता है। एक ये रेंज है, ये प्राइस रेंज है, एक मूव है प्राइस की एक साथ, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस मूव का हिस्सा है। ये जो कार्रवाई हुई है ना, ये इसी मूव का हिस्सा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ये है ना, मैंने कैंडल्स बताई हुई है, ठीक है। ये एक कैंडल का एक रेंज का हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये, ठीक है। इसको मैं कलर ऑरेंज दे देता हूँ।
और ये क्या, एक लोएस्ट पॉइंट देखो, मार्केट में प्राइस सबसे ऊपर यहाँ तक गई है और फिर सबसे नीचे इस मूवमेंट में, इस वक्त के अंदर मार्केट सबसे नीचे यहाँ तक आई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी, सही हो गया। ये टोटल मेरे पास प्राइस है मेरे ट्रू डे ओपनिंग के अंदर, यानी एक ट्रू डे ओपनिंग के टाइम के अंदर एल्गोरिदम ने मुझे क्या दिखाया है, ये वो रेंज है, ये वो प्राइस की रिपोर्ट है जो मैंने आपको कल मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कैंडल क्या क्या करती है और वो किस तरह से रिपोर्ट करती है। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं, बात समझ आई। अब यहाँ पे देखो कि इस ट्रू डे ओपनिंग में बॉडीज़ कितनी छोटी हैं कंपैरेटिवली, इस रेंज को देखो तो ये बॉडीज़ बहुत छोटी हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी ये बॉडी देखो ना, ये देखो, ये बॉडी, ये बॉडी, ये बॉडी, ये कितनी छोटी है। ये देखो, इसको मैं दिखाने के लिए सिर्फ ये देखो, इतनी छोटी बॉडीज़ हैं। बॉडीज़ को देखो, विक्स की बात नहीं कर रहा अभी मैं सिर्फ बॉडी क्या कह रहा हूँ, छोटी छोटी बॉडीज़ बन रही हैं। ट्रू डे ओपनिंग जब भी आप किसी चार्ट में लगाओगे, सही टाइम पे लगाओगे, कोई टाइम में मसला ना हो। ठीक है, अगर फॉरेक्स पे लगा रहे तो फॉरेक्स का मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आप लगाओगे आपको अमूमी तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये बॉडीज़ छोटी ही नज़र आएंगी। क्यों, अब इसमें ये भी एक बहुत लेंथी जो है वो टॉपिक बन जाएगा। ये बेसिकली एशियन सेशन भी कहलाता है। अब यहाँ पे एशियन सेशन क्या होता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें गर्ज है ट्रू डे ओपनिंग के एक हाई और लो पॉइंट से। ठीक है, और ये भी मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी डिटेल का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये है वो, नहीं आपने इस पे नहीं जाना, मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो प्राइस की बॉडीज़ छोटी छोटी बन रही थी। अचानक क्या होता है, अचानक से मार्केट 1 2 3 15, यहाँ देखो इंटरवल मेरा 5 मिनट है, यानी कि एक कैंडल 5 मिनट के अंदर पेंट हो रही है मेरे चार्ट पे। एक कैंडल 5 मिनट में बन रही है और पीछे देखा जाए तो प्रीवियस 1 घंटा 45 मिनट में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। ये बात समझो कि एक सेशन के अंदर प्राइस 75% छोटी बॉडीज़ बना रही है। उसे अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्राइस ने एकदम बड़ी बॉडी बनाई। ये देखो 1 घंटा 45 मिनट यहाँ जलील किया ट्रेडर्स को और फिर 1 2 3 कैंडल्स में उसने तबाही फेर दी। ये क्या है, ये लिक्विडिटी हंट है, ये लिक्विडिटी ग्रैप है। उस मार्केट ने स्टॉप लॉसेस हिट किए। ये एक बात समझो कि मार्केट इस तरह से डिज़ाइन हुई है कि वो ना हेज फंड्स को तसल्ली से प्रॉफिट देगी और ना ही रिटेल ट्रेडर्स को। क्यों, क्योंकि उसे वो फ्यूल चाहिए, वो पैसा चाहिए जिससे वो अपनी मूवमेंट को कहते हैं ना एक मूव दे सके, एक ट्रेंड बना सके। ठीक है, इस मार्केट मेकर्स सिर्फ यही चाहते हैं कि वो पैसा कमाएं और वो पैसा किस तरह कमाएंगे, वो हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद कमाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैं प्रॉपर डिटेल से इंशाल्लाह बात करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी वो कॉन्सेप्ट है जो आपकी जर्नी के साथ इंटायरली कनेक्टेड है और ये कभी भी जाने नहीं वाला। और जिस तरह से मैं लिक्विडिटी बताऊंगा इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा और इस तरह से किसी ने भी नहीं बताई भी। ठीक है, कोई बड़े लोग कोई बड़े बोल नहीं मैं बोल रहा, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी नीयत सिर्फ इतनी है कि मैं वो बातें बताऊं जो वाकई इस मार्केट में काम करती हैं और लाइव चार्ट्स पे दिखाऊंगा। तो आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विक्स बन रही हैं। विक्स हमेशा डैमेज देने के लिए होती हैं, विक्स हमेशा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए होती हैं। ठीक है, इस तरह से मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने एक बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। मेरा एनालिसिस ये कह रहा था कि मार्केट बाय है। मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी बाय की। कोई भी रिटेल ट्रेडर
जब अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा तो वो एक हाई लो पॉइंट्स पे जाके अपना एसएल रखेगा। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि हम ट्रेडर्स को ये सिखाया गया है कि एक हाई या लो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। बेसिकली एक हाई और लो है क्या, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही तो है, ठीक है। ये रिटेल का कॉन्सेप्ट ही तो है जिससे मैं आपको कह रहा हूँ कि जान छुड़वानी है हमने, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये देखो एक हाई पॉइंट ये वाला, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, इसे ही जॉन मर्फी की ट्रेडिंग इन द जोन में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी कोई सेटअप की बात नहीं कर रहा, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक हाई पॉइंट है, मैंने लाइन खींची, नीचे लो पे लाइन खींची, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर एक बाइंग हो रही है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा? हम लोगों को ये सिखाया गया है कि स्टॉप लॉस रिटेल वालों को ये सिखाया गया है कि स्टॉप लॉस एक ऑब्वियस लो पॉइंट के नीचे होना चाहिए, कि अगर मार्केट वहाँ से नीचे जाए तो वो फिर तो ब्रेकआउट हो गया, वो फिर एक ना जो मेथड है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वाला, ठीक है, वो ब्रेकआउट हो जाता है जी, मार्केट नीचे चली जाती है ज़मीन के, या अगर वो रेजिस्टेंस टूट गई तो वो सातवें आसमान पे चली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ भी गौर से देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, इसको मैं कलर रेड दे देता हूँ समझाने के लिए कि मैंने यहाँ पे बाइंग की। एक बात और बताता हूँ, हर एक कैंडल पे बाय और सेल ऑर्डर्स पड़े होती हैं, यानी बाय करने वाला ट्रेडर भी है और सेल करने वाला ट्रेडर भी है। हर कैंडल पे हर कैंडल के हाई पे और हर कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस होता है, चाहे वो कोई सा भी इंटरवल हो। हर कैंडल पे हर मोमेंट पे कोई ना कोई ट्रेडर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा होता है और उसका स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही थी, मार्केट ऊपर नीचे जलील कर रही थी। इस जलालत से बचने के लिए रिटेल ट्रेडर ने XYZ नाम ले लो, उसने यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाया, ये मेरा स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है। मैंने कहा जी कि मार्केट यहाँ से मेरे एनालिसिस के हिसाब से बाय है, मैंने एक लो पॉइंट के नीचे रख दिया कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो फिर तो वो नीचे आएगी, तो मेरा एनालिसिस ही गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देता हूँ। एक लो पॉइंट के नीचे मैंने ऐसा रखा है, लोग लो पे भी रख देते हैं, नीचे भी रख देते हैं, और यहीं पे स्टॉप लॉस बनती है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ने ये दिखाया मुझे कि मेरा एनालिसिस ठीक है, ऊपर रही मार्केट, ऊपर जा रही है, हिल रही है, मैंने कहा यार अभी ब्रेकआउट हो जाएगा, अभी ऊपर की तरफ चली जाएगी, जबकि मेरा एनालिसिस ठीक था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक झटका लगाया और उसने मेरा स्टॉप लॉस निकाल दिया बाहर। उसने सिर्फ एक लो पॉइंट नहीं निकाला, वो देखो कितना नीचे गई है। ये जो विक्स देख रहे हो ना, ये ही वो स्टॉप लॉस हंटिंग है जो एल्गोरिदम ने की है, यही तो वो लिक्विडिटी है, वो ही फ्यूल है जिससे मार्केट को मूव करवाना है, ठीक है। तो वो जब भी, एक बात याद रखो, वो जब भी कभी भी स्टॉप लॉस लेने के लिए जाएगी, स्टॉप लॉस का मतलब क्या, लिक्विडिटी, वो जब भी कभी लिक्विडिटी लेने जाएगी वो विक्स से डैमेज देगी, ठीक है। तो ये जो विक है, ये जो विक्स देख रहे हो आप, ये वो डैमेज है। विक्स हमेशा डैमेज देने के लिए होती हैं, ये बात ज़हन में डाल लो, डायरी पे लिख लो, नोट्स में डाल लो कि विक्स हमेशा डैमेज देने के लिए होती हैं। अब सिर्फ यहाँ पे बायर्स नहीं थे, इस रेंज के अंदर सेलर्स भी थे। सेलर्स का स्टॉप लॉस ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पे। इस विक से बचने के लिए एक ऑब्वियस हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है, और जब एक रेंज होती है इस तरह की, ये एक रेंज है, जब भी इस तरह की रेंज होती है तो इसे हम कहते हैं पूल ऑफ लिक्विडिटीज, ठीक है। यहाँ पे एक पूल है, अंधाधुन पैसा है, और मार्केट को वो अंधाधुन पैसा चाहिए, मार्केट मेकर्स को वो अंधाधुन पैसा चाहिए। वो नहीं चाहते कि आप प्रॉफिट करो या कोई हेज फंड आके प्रॉफिट करे। असल में ना लोग कहते हैं कि स्मार्ट मनी हेज फंड है, नहीं, स्मार्ट मनी हेज फंड नहीं है, वो एक एल्गोरिदम है और मार्केट मेकर्स हैं उसके साथ।
ठीक है, 80% ऑफ द टाइम एल्गोरिदम काम कर रहा है, 20% मार्केट मेकर्स खुद मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को। और वो मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह न्यूज़ के अंदर और इस तरह के इवेंट्स के अंदर मार्केट में इस तरह की मैनिपुलेशन होती है। अब क्या होता है मार्केट में 15 मिनट, ये 1 घंटा 45 मिनट उसने रेंज की, 15 मिनट में उसने ये बाहर निकाल दिए सबको। यहाँ पे कौन था? बायर्स थे ना, मैंने बाई किया था। यहाँ पे हर कैंडल पे बाय और सेल ऑर्डर्स होती हैं, इस बात को ज़हन नशीन कर लो। यहाँ पे हर तरह हर कैंडल पे बायर्स थे, सेलर्स भी थे, बायर्स भी थे। यहाँ पे क्या, इस सारे हिस्से में बायर्स थे जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ थे, क्योंकि उनको पता था यार मार्केट रेंज करिए अभी ब्रेकआउट दे देगी ऊपर की तरफ और हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन मार्केट क्या करती है, ये मैंने कोई चार्ट खुद से ड्रॉ नहीं किया भाई, ये रियल चार्ट है, मैं कोई बुक से कोई पिक्चर उठा के बता नहीं रहा, ठीक है। मार्केट ने एक ऑब्वियस लो के नीचे स्टॉप लॉस थे, मार्केट ने झटका लगाया और उन स्टॉप लॉसेस को उठा के बाहर ग्रैब किया और ट्रेडर्स को उठा के बाहर फेंका, ठीक है। और फिर क्या करती है मार्केट, फिर झटके से, फिर ये देखो एक बात याद रखो, इसके ऊपर और इसके नीचे बायर्स थे, इसके ऊपर सेलर्स हैं। मार्केट ने बायर्स को निकाला क्योंकि उसने बाय जाना था, वो नहीं चाहती थी कि ये मैं नैरेटिव क्रिएट करूँ, कहानी बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। कि यहाँ पे बायर्स थे, बाय ऑर्डर्स थे, बाय की ट्रेड्स लगी हुई थी, मार्केट ने झटका मारा, बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट किए, उनका लॉस करा दिया। लॉस करवाने के बाद मार्केट, ये लॉस हुआ किस वक्त, ये देखो लास्ट मोमेंट ऑफ ट्रू डे ओपनिंग, ठीक है, लास्ट मोमेंट था ये। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे भी तो हो सकता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये कार्रवाई डली, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे उसने मूव देनी थी लंदन की। इसका नैरेटिव क्या बनता है कि उसने मूव देनी थी लंदन की, जिस वजह से उसने बायर्स को बाहर फेंका। बाहर फेंकने के बाद देखो बायर्स का एनालिसिस ठीक था, लेकिन वो कितना सहले थे। यहाँ पे बाय का ऑर्डर है, उन्होंने मार्केट को इतना एज दे दिया, लेकिन मार्केट को इतना दे उसने कहीं नहीं छोड़ा, वो मज़ीद नीचे गई। इस बात को मेक श्योर किया कि बायर्स ना टिकें, और फिर मार्केट ने एक रियल बाय की मूव दे दी। ये एक रियल बाय की मूव है। चलो अब इसी सिनेरियो को उल्टा कर देते हैं सिर्फ समझाने के लिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी नैरेटिव को मैं उल्टा कर देता हूँ। अगर ये कोई मैं सेटअप नहीं दे रहा, आपने ये सेटअप नहीं लेना, इसको सिर्फ समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ प्राइस का बिहेवियर बता रहा हूँ एक सर्टेन टाइम पॉइंट पे, एक सर्टेन सेशन में, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने अगर सेल साइड मूव देनी होती तो वो इस हरकत की बजाय वो क्या करती, वो यहाँ से इसी पॉइंट से, चलो यहाँ से नीचे गिरी ना, इसी पॉइंट से वो मज़ीद ऊपर जाती। वो क्या करती, सबसे पहले ये जो यहाँ पे इस सारे एरिया में सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक साइड पे बायर्स हैं तो दूसरी साइड पे सेलर्स अवेलेबल हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हैं। तो यहाँ पे सेलर्स थे, सेलर्स के क्या, ये सारा कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का, और लिक्विडिटी आपकी जर्नी में रहेगा, इसको समझना पड़ेगा। और ये हम ओवर द टाइम समझेंगे कि ये सेलर्स थे और नीचे बायर्स थे, थोड़ा सा नीचे हर कैंडल पे होते हैं। यहाँ पे किसी ने बाय कर दिया, कहीं यहाँ हर कैंडल पे, और हर कैंडल पे, ये इस कैंडल पे भी, इससे कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हर कैंडल पे बायर और सेलर्स होती हैं। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी बायर इस रेंज की वजह से एक ऑब्वियस हाई पे होंगे, कि वही कॉन्सेप्ट आ गया फिर से कि अगर एक रेजिस्टेंस टूटेगी तो इसका मतलब हमारा एनालिसिस गलत है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये जो बात बताने लगूँ ये जाके आजमा लेना किसी भी सेशन के अंदर, जो मैंने टाइम बताए हैं टाइम के इंटरवल्स लगाना, और इसी तरह से आपने इसको अपने चार्ट्स पे लगा के देखना है। चलो यहाँ पे सेलर्स थे, मार्केट ने लास्ट मोमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही करती है कि एक स्ट्रेट अपवर्ड मूव दी, इस तरह से अपवर्ड मूव देने के बाद उसने फिर इस तरह से नीचे जाना था और फिर नीचे की तरफ ही रहना था। ये मैंने इसी सिनेरियो को उल्टा कर दिया। ये जो नीचे वाला
कारनामा डाला है ना, ये ऊपर की तरफ कर दिया मैंने कि अगर उसने सेल साइड मूव देनी होती तो वो सबसे पहले ऊपर जाती। ऊपर क्या था, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस थे। मार्केट को वो फ्यूल चाहिए, वो लिक्विडिटी चाहिए, वो स्टॉप लॉसेस चाहिए, ये सब एक ही चीज़ें ताकि वो एक मूव दे सके। इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा ताकि मैं आगे आपको थोड़ा से स्लोली करके इस कॉन्सेप्ट को कंक्रीट कर सकूं कि ये क्यों होता है। क्योंकि मार्केट को फ्यूल चाहिए एक मूव देने के लिए, वो कभी भी स्टॉप लॉसेस के बगैर नहीं चलेगी। मार्केट को पैसा चाहिए। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी कि ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, नीचे बायर्स के थे। सबसे पहले वो सेलर्स को निकालेगा, फिर वो बायर्स को निकालेगा। अगर उसका मूवमेंट बाय में हुई तो वो इस तरह की हरकत करेगा। फिर क्या होता है, अभी तो मैंने सिर्फ ट्रू डे ओपनिंग बताई है। अब क्या होता है कि मार्केट में लंदन सेशन का लंदन सेशन का ओपन आने वाला है, ट्रू डे ओपनिंग ख़त्म होने वाली है, मार्केट एकदम से वॉलेटाइल हो जाती है। यहाँ पे ये देखो, ये बॉडी देखो कैंडल की, इससे कंपेयर करो। ये 3 कैंडल्स और एक कैंडल, ये कितनी बड़ी है। ये कैंडल इन सब बॉडीज में से कितनी बड़ी, सबसे बड़ी ये कैंडल है। ये देखो ट्रू डे ओपनिंग की लास्ट मोमेंट पे, लास्ट 5 मिनट्स में 155 कितना प्रिसाइज है। आप अंदाज़ा करो कि ये बात कितनी प्रिसाइज है कि जो हमने टाइम स्टैम्प्स लगाए हैं उसी के लास्ट 5 मिनट में ऐसी कैंडल ही क्यों बनी। मुझे ये कोई बुक उठा लो, कोई जो सा मर्जी चैनल उठा लो और मुझे बताओ इस बात को कि हमने जो टाइम फ्रेम लगाया है, टाइम स्टैम्प्स लगाए हैं, उसके आखिरी मोमेंट पे एकदम ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई। ये कौन सा इतने पाबंद बैठे हुए हैं ट्रेडर्स कि भाई 1:55 भी आके, ये देखो ना ये क्या है, 1:55 155 2 बजे तो लंदन ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर ये बॉडी और इसकी टोटल, ये देखो ना यार, ये देखो मैं इस तरह बताता हूँ, ये कितना है 32 पॉइंट्स, ये 32 पॉइंट्स की कैंडल है। जबकि ये देखो ये रेंज कितनी है, ये रेंज 30 हैंडल्स की है और ये एक कैंडल इस रेंज के मुकाबले में जितनी प्राइस मूव इस टाइम में हुई ना, इस पूरे कह लो 1 घंटा 50 मिनट में, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल प्राइस घूमती रही है, इस तरह हिलती रही है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एकदम एक कैंडल ने इस लो से लेके इस हाई तक इस टोटल प्राइस मूवमेंट जितनी मूवमेंट उसने दे दी। क्योंकि लंदन सेशन आ गया था और उसने एक लिक्विडिटी हंट कर ली थी, उसको वो फ्यूल मिल गया था। ये इस बात का सबूत है। इसको प्लीज़ कोई सेटअप की तरह मत लेना। इसको मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूँ कि प्राइस टाइम के साथ इस तरह से बिहेव करती है। एक प्राइस टाइम के साथ किस तरह से बिहेव करती है, ये मैं सिर्फ अभी इतनी बात समझा रहा हूँ। और ये बातें ना अल्लाह के हुक्म से कोई बड़े बोलनी, मेरी कोई औकात नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये बातें कोई भी कहीं भी नहीं पड़ी हुई। किसी ने भी इतनी सफाई से प्राइस रीड करना नहीं सिखाया हुआ यूट्यूब में, या जो सा मर्जी कोर्स उठा लो। अब 155 पे एकदम वॉलेटिलिटी आ जाती है, प्राइस ने झटके से इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी प्राइस की मूवमेंट दे दी थी, यानी कि जितनी पूरी ट्रू डे ओपनिंग ने नहीं दी वो एक कैंडल ने दे दी। ये पूरी यहाँ एक हाई से एक लो तक 30 हैंडल की मूवमेंट थी, 30 पॉइंट की मूवमेंट थी। फॉरेक्स में देखते तो 30 पिप की होती, एक मैं अज्यूम करने को कह रहा हूँ। और एक कैंडल 32 पिप की, 32 हैंडल की, 32 पॉइंट्स की, 32 हैंडल्स की एक कैंडल और 30 हैंडल्स की पूरी रेंज। इस बात का सबूत है कि लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, मार्केट को फ्यूल मिल चुका है। ठीक है, अब मार्केट फ्यूल लेने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद, स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद स्पीड से ऊपर जाना शुरू करती है इस तरह से। जैसे ही लंदन खुलता है मार्केट फुल स्पीड से अपनी प्राइस की मूवमेंट दे रही है। ये डबल मूवमेंट है इस पूरी रेंज की। जो रेंज 2 घंटे में चली थी वो उसने, ये क्या टाइम हो रहा है 2:25 25 मिनट में दे दिया, जो उसने 2 घंटों में नहीं दी।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जो हमने टाइम स्टैम्प्स लगाए हैं ये वो एल्गोरिदम के साथ सिंक है और हमारे टाइम स्टैम्प्स काम करते हैं क्योंकि एल्गोरिदम इसी टाइम पे काम करता है। तो आई होप मैंने समझाने की कोशिश की आपको। अब यहाँ पे आ जाओ। ये आज ना हम बेसिकली हर एक टाइम स्टैम्प एक सेशन की प्राइस बिहेवियर को नोट कर रहे हैं और अपना एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि प्राइस और टाइम किस तरह से एक साथ चलते हैं। इस बात को मैं जो कल मैंने बात बताई थी उस बात को आज मैं प्रूव कर रहा हूँ कि वो बातें कितनी काम करती हैं। इधर आ जाओ। ये कोई मैंने बुक से नहीं उठाया हुआ चार्ट, ये रियल टाइम चार्ट है। किसका? कैपिटल कॉम ब्रोकर है। US 100 चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज की डेट देख लो, थर्सडे 18 दिसंबर, जाके देख लेना अपने चार्ट पे। प्राइस ने एक पूरी रैली दी। इस मूवमेंट को हम कहेंगे अब रेंज। ये रेंज है हमारी। ये रेंज किसकी है? लंदन ओपनिंग की। ये लंदन ओपनिंग का हाई बनेगा, ये लो बनेगा, ये रेंज है। प्राइस ने यहाँ पे से लिक्विडिटी ली, एक 25 मिनट में उसने ये इससे ज़्यादा मूव दे दिया ऊपर की। अब क्या होता है? आ जाओ। यहाँ पे प्राइस क्या करती है? इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाने के बाद बॉडीज देखो, अचानक से ऐसा क्या होता है कि बॉडीज छोटी 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 बनना शुरू हो जाती है। ये बॉडी देखो ना, विक को भूल जाओ, मैंने कहा विक को भूल जाओ, सिर्फ बॉडी देखो, छोटी बॉडीज बन रही हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, ये देखो ये बॉडी कितनी बड़ी है, ये वाली 1 2 3 4, ये मूवमेंट देखो और ये बॉडीज देखो, बॉडीज नज़र आ रही है, फ़र्क नज़र आ रहा है कितनी छोटी छोटी बॉडीज बनने में। इन बॉडीज को कोई भी, इन कैंडल्स को भी नाम नहीं दे रहा, सिर्फ मेरी बात समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट एक हाई पॉइंट बनाने के बाद रेंज करना शुरू कर देती है। फिर से मार्केट वो छोटी छोटी कैंडल्स को बनाना शुरू कर देती है। ये बात को नोट करना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझो, ठीक है। मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनानी कितने बजे से? ये देखो, चलो डब्बा बना लेते हैं समझाने के लिए। मैं अभी सिर्फ इतने से की बात कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ इतने से की बात कर रहा हूँ। इन बॉडीज को देखो और इसके साथ कंपेयर करो। ये देखो, यहाँ से जैसे ही उसने छोटी छोटी बॉडीज बनाना शुरू कर दी, हमने फिर से एक हाई पॉइंट पकड़ लिया। हाई पॉइंट कौन सा? ये देखो, गौर से देखो विक। अब हाई पॉइंट निकालने के लिए इस हाई पॉइंट को मैं इसको प्रॉपर एक नाम देते हैं हम लोग और हम उसको प्रॉपर डिटेल से डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। अभी मैं मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझा रहा, अभी मैं सिर्फ प्राइस बिहेवियर समझा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सेशन। जो हमने टाइम स्टैम्प्स लगाए हैं उसके अंदर प्राइस का बिहेवियर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर सबसे हाई पॉइंट कौन सा है? क्या ये? नहीं। क्या ये? नहीं, बिल्कुल ये। इन विक्स को देखो, इसमें सबसे लंबी विक कौन सी है? ये वाली है। तो मैंने इस पे एक लाइन खींच दी, ठीक है, सो कॉल्ड रिटेल वालों की सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ एक हाई पॉइंट को टैग कर रहे हैं। ये हमने लाइन खींच दी और सब इधर देखो, सबसे लो पॉइंट कौन सा है? ये वाली कैंडल ही है ना, बाकी तो इससे ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। सबसे लो वीक कौन सी है? ये। इसको भी मैंने मार्क कर दिया। अब इन लाइंस का मतलब क्या है? हमने कहानी बनानी है, हमने नैरेटिव समझना है कि एल्गोरिदम यहाँ पे क्या कर रहा है। इसे कहते हैं टेप रीडिंग। मार्केट ने, मैंने जैसे बताया था, इस कैंडल, इसमें ये जो वाइस वर्सा बने सिनेरियो बताया ना, ये वाला, कि मार्केट ने अगर नीचे जाना होता तो वो पहले ऊपर जाती। यहाँ जो इस बात को मैं अभी करंट चार्ट पे, ये टाइम है 18 दिसंबर, थर्सडे, US 100 कैपिटल कॉम ब्रोकर है, ट्रेडिंग पे लगाना, ट्रेडिंग व्यू पे लगाना, ये आ जाएगा।
जो बात मैंने अभी वाइस वर्सा करके बताई थी वो बात मैं यहाँ पे अब दिखाता हूँ लाइव। ये करंट चार्ट है, ये मैंने कोई बुक से नहीं निकाला। ये देखो, हर कैंडल पे बायर थे और सेलर्स थे। अब यहाँ पे ट्रेडर्स ने देखा कि प्राइस ऊपर जा रही है, उन्होंने एक एनालिसिस क्रिएट किया कि भाई प्राइस ऊपर है। उन्होंने एक लोएस्ट पॉइंट पे जाने की कोशिश की और वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस सारे एरिया में। ये जो मैंने डब्बा मार्क किया ना, इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ पर्पल, और इसकी विजिबिलिटी ले आते हैं हम। विजिबिलिटी तो ठीक है, इसको हटा के दोबारा लगाते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। ये देखो, ये जो एरिया था ये क्या था, ये एरिया क्या है, ये एरिया वो पॉइंट है जहाँ पे बार बार विक्साई ट्रेडर्स ने कहा कि यार यहाँ पे बाय कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। हर कैंडल में बायर और सेलर्स होती हैं। अब यहाँ पे बायर्स थे, ठीक है, लोग बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी हुई होंगी बाइंग। लेकिन अब होता क्या है, मार्केट सिंपली यहाँ पे भी कोई बाय कर रहा है। इन सब के ये जो मैंने डब्बा मार्क किए, ये एक प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे प्राइस तो आई है ना, तो यहाँ पे ट्रेडर्स ने ट्रेड एग्जीक्यूट की होगी, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे। यानी इस पे भी अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे, देखो जिन लोगों ने यहाँ बाइंग की है वो तो यहाँ पे फारिग हो गए, ख़त्म हो गए ना, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस इनके लोएस्ट पॉइंट पे होगा, समवेयर यहाँ। ये चलो इस डब्बे के नीचे लगा लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं यार, ये देखो यहाँ पे होगा। प्राइस आई, उनकी लिक्विडिटी को हंट कर दिया, ठीक है, फ्यूल ले लिया। अब क्या होता है, मार्केट बायर्स को ये दिखाती है कि प्राइस, उनका एनालिसिस ठीक है, वो एक, ये देखो 2:25, 3:05, 30 मिनट, एग्जैक्टली 30 मिनट। यार प्रिसीजन देखो कि बिल्कुल 30 मिनट। इतने कौन से पाबंद ट्रेडर्स बैठे हुए हैं कि जोन सा भाई वो 30 मिनट भी आके जो है वो एकदम मूव लेके आ रहे हैं और बाइंग प्रेशर आ गए नीचे से और ऊपर से, ये प्रेशर तो वो प्रेशर। ये सारी बकवास बातें, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अब मार्केट 30 मिनट जलील करने के बाद एकदम, ये बॉडीज देख रहे हो, ये बॉडीज देख रहे हो, बॉडीज नज़र आ रही है ना, ये बॉडीज को इनके साथ कंपेयर करो, इसकी प्राइस मूवमेंट के साथ कंपेयर करो, तो भाई आप देखोगे ये बॉडी कितनी मोटी है। ये देखो बहुत लंबी बॉडीज हैं, इसके कंपैरिजन में उसने एक मूव दी बाय साइड पे, बायर्स को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि उनके एनालिसिस ठीक है। ये एक फेक मूव होती है, ये एक, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फेक मूव होती है और इसे हम कहते हैं जूडास स्विंग। ये लिखा भी हुआ है। इस फेक मूव को कहते हैं जूडास स्विंग। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के नाम रखे हुए हैं सिर्फ समझाने के लिए, अभी कोई सेटअप कोई कुछ नहीं मैं समझा रहा, सिर्फ इतना समझो कि एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के अंदर, एक सेशन के अंदर प्राइस ने क्या किया और उसके ऊपर एक कहानी बनाओ। मैं वो कहानी बनाना सिखा रहा हूँ कि छोटी बॉडीज़ थी, अचानक से बड़ी बॉडीज़ हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई पीछे लिक्विडिटी हंट हुई है, तब जाके वो वॉलेटिलिटी आई है। ये वॉलेटिलिटी आई और इस वॉलेटिलिटी के दो मकसद हैं। पहला तो ये है कि बायर्स को इस बात का यकीन दिलाना कि वो एनालिसिस उनके ठीक है, और दूसरा मकसद क्या है, ये जितने भी सेलर्स थे, मैंने जैसे बताया हर प्राइस पे सेलर्स मौजूद होते हैं, हर कैंडल पे, हर कैंडल की विक पे, हर कैंडल की बॉडी के अंदर, हर जगह पे ट्रेडर्स मौजूद हैं। तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ है, हेज फंड के स्टॉप लॉस कहाँ है। अभी एक बात समझ लो कि मार्केट को हेज फंड नहीं चलाता, बस मार्केट को एल्गोरिथम चलाता है और मार्केट मेकर्स चलाते हैं, ठीक है। हेज फंड भी हम जैसे डिटेल कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, हम काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। इंशाल्लाह
अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो इस मार्केट में रियलिटी में काम करती हैं, ठीक है। और ये जो हम मर्जी घूमो भाई, ये चीज़ें नहीं मिलती। खैर, दुआओं में याद रखा करो यार। अच्छा, इस मूव का, ये जूडा स्विंग मैंने नाम दिया इसका। ये मतलब नाम मैंने नहीं दिया, ठीक है, मैंने भी ये चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि इस मूव को फेक मूव कहा जाता है। फेक मूव को वो क्या कहते हैं ना, इंडिकेट करने के लिए हम जूडा स्विंग नाम देंगे। इसके दो मकसद थे। एक तो ये था कि बायर्स को इस बात का यकीन दिलाना कि वो उनके एनालिसिस ठीक है, ताकि वो अपने स्टॉप लॉस को ना मूव करें। और दूसरा क्या था, सेलर्स को बाहर फेंकना। यानी मार्केट ने ऊपर तो जाना था, तो बायर्स को पहले इस बात का यकीन दिलाया कि मार्केट ठीक है, ऊपर भी ये देखो सेलर्स को बाहर फेंका। और ये पूरी रेंज थी 30 मिनट की, 15 मिनट में टूटी। और फिर एक 5 मिनट की रेंज में, 5 मिनट के टाइम में उसने झटके से, उसने कहते हैं ना, बायर्स को सांस भी नहीं लेने दिया। उसने ऐसी चपेट मारी कि एक झटके में वो बाहर चले। ये देखो, ये कैंडल देखो, ये 3 कैंडल, और इस पूरी रेंज में उतनी मूवमेंट नहीं हुई जितनी ये बॉडी है। इस एक बॉडी ने ये पूरी रेंज को कवर कर लिया। अगर मैं इस बात को साबित करूं तो ये देखो, ये जो हाई मार्क किया और एक लो मार्क किया, एक कैंडल, और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे जो मैंने मार्क किए थे, मान लो ये हैं, ठीक है, ये स्टॉप लॉसेस थे, ये हेड टू वे। सिर्फ मैं अब मज़ीद डिटेल में जाता हूँ। ये देखो, यहाँ तक मार्केट नहीं रुकी, मार्केट मज़ीद नीचे गई है कि अगर किसी ने यहाँ पे रखा हो, यहाँ पे रखा हो, यहाँ पे रखा हो, ये यहाँ पे रखो, उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, वो कितना बर्दाश्त करेंगे। एक टाइम पे मेंटली बंदा थक जाता है। और उसने सारा कुछ करने के बाद एक झटका मारा, मार्केट ने मेजॉरिटी बायर्स को इस प्राइस के अंदर बाहर निकाल दिया। और ये क्या हुआ, मज़े की बात, ये एक कैंडल को प्रिंट करने के लिए वो स्पेशल मार्केट ऊपर लेके गए ताकि सेलर्स को इसका भी बेनिफिट ना मिले। ये देखो, ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटी मूव के अंदर ये बात साबित किया। एक बात समझो, प्राइस फ्रैक्टल होती है। ये कॉन्सेप्ट किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी जगह जाके लगाओगे तो ये काम करेंगे, क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल है एक दूसरे की। फ्रैक्टल का मतलब ये है कि हर एक कैंडल में पूरा ट्रेंड और इस तरह की पूरी मार्केट है, ठीक है। यानी खोलते जाओगे, जिस तरह वो आप कभी पिक्चर्स को खोलते हैं ना, तो वो पिक्सल्स निकलते जाते हैं अंदर से, तो ये प्राइस भी ऐसे ही है, ठीक है। जो बात मैंने यहाँ बताई कि सेलर्स को एज ना मिले, सेलर्स को प्रॉफिट ना मिले, तो वो इसलिए पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये देखो, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। ये देखो, फिर समझाता हूँ, समझो कि प्राइस ने अगर नीचे जाना था तो पहले ऊपर जाएगा। ये कोई सेटअप नहीं है, इस पर कोई प्रिडिक्शन नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। सिर्फ समझो, बिहेवियर को समझो कि प्राइस ने ऊपर जाना था, नीचे जाना था तो पहले ऊपर गई। प्राइस ने नीचे जाना था, ये नीचे जाना था तो ऊपर गई। स्टॉप लॉस निकाले, एक झटके में उसने बायर्स को बाहर फेंका। और फिर देखो, ये लो, प्राइस एक फ्लो में ऊपर गई। बायर्स का एनालिसिस ठीक था, लेकिन उसने बायर्स को मार्केट के ट्रेंड के अंदर नहीं इन्वॉल्व किया, स्टॉप लॉस मार दिया। ये एक लो के नीचे स्टॉप लॉस ही होते हैं, हर कैंडल के ऊपर। ये कैंडल है ना, इसके हाई पे और लो पे स्टॉप लॉस हैं। जब भी मार्केट उसमें आएगी, आई भी है वैसे तो, ये देखो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि विक्स होती हैं डैमेज देने के लिए। विक्स हमेशा डैमेज देने के लिए होती हैं। और जब भी, अच्छा एक चीज़ नोट नहीं की, जब भी मार्केट, इसको मैं लिख देता हूँ, लिखा हुआ है कि whenever there is a liquidity hunt, price will behave faster with large bodies and volatility। यहाँ पे जब मार्केट ने सेलर्स को निकालना था, इसकी बॉडी देखो, इसकी मूवमेंट देखो, 15 मिनट में वो 30 मिनट का जो है वो प्राइस रेंज वो तोड़ गई। और सिमिलरली 5 मिनट में उसने ये तोड़ के एकदम से प्राइस मूवमेंट अपवर्ड दे दी। और उसके बाद देखो, उसके बाद कोई ऐसा कारनामा नहीं डला। सिंपल क्या हुआ, ये देखो, प्राइस मज़े से ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर चली गई।
ये सारा कुछ मार्केट स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा। आई होप आज की बातें समझ आई हूँ, दुआ में याद रखें। और इसको, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कम से कम एक तो 10 डेज़ पे जाके मार्केट को आपने इस तरह से टाइम स्टैम्प्स लगाने हैं, और कम से कम 10 डेज़ को इस तरह से, यानी ट्रू डे ओपनिंग, लंदन सेशन, ओवरलैप को छोड़ देना। ठीक है, ओवरलैप को डिस्क नहीं लगाना, ना भी लगाओ, ये भी ना लिखना तो मसला नहीं है। और फिर उसके बाद जिस तरह मैंने अभी एक नैरेटिव क्रिएट किया आपने न्यूयॉर्क का, लंच टाइम का और पीएम सेशन पूरे का, ये जाके इस तरह से ही आपने नैरेटिव को क्रिएट करना है। कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी, कोई वैरायटी लगाने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ जितनी बात समझाई है इतना समझ जाओगे। ये बेस है यार, एक दफ़ा समझ गए ना, इस पे दुनिया जहान का जो सा मर्जी सेटअप लगा लेना तो काम कर जाएगा। ठीक है, ये रियलिटी है मार्केट की। ठीक है, तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। ठीक है, और दुआओं में याद रखें, और ये प्रैक्टिस लाजमी करना है यार। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।